शादी के हॉल की जगमगाती रोशनी में मेरा भाई रोहन किसी शहंशाह से कम नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर वही घमंड की चमक थी, वही जीत का सुकून जिसने सालों पहले मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया था। वो मुस्कुराता हुआ उस सजी धजी मेज की तरफ बढ़ रहा था जहां मैंने उसके लिए एक खास तोहफा तैयार रखा था। मेहमानों के कहकहे, शहनाई की मीठी धुन और फूलों की महक, ये सब एक बद्दे नाटक का हिस्सा लग रहा था। एक ऐसा पर्दा जिसके पीछे मेरे 20 साल के दर्द का हिसाब होना था। किसी को अंदाजा नहीं था कि आज इस मंडप में एक शादी नहीं बल्कि एक धर्म युद्ध का अंत होने वाला था। रोहन ने मेज पर रखे उस शानदार फाउंटेन पेन को उठाया। उसने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी हिकदी थी, जैसे कह रहा हो, देखा, आखिरकार मैं ही जीता, तू हमेशा की तरह हारी हुई है। मैंने भी जवाब में अपनी पलकें झुकाकर एक हल्की सी मुस्कान दी, एक ऐसा इशारा जो उसे तसल्ली दे रहा था कि सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है। उसने गर्व से कागजों पर दस्तखत कर दिए। उसे लगा कि वो हमारी पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे के उन आखिरी कागजों पर दस्तखत कर रहा है जो उसे कंपनी का अकेला मालिक बना देंगे, एक तरह का शादी का तोहफा। वो बेचारा ये नहीं जानता था कि वो अपनी पूरी जायदाद, अपना पूरा कारोबार वापस मेरे नाम करने के दस्तावेज पर दस्तखत कर रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो उस इकबालनामे पर भी दस्तखत कर रहा था जिसमें उसके सारे फ्रॉड, सारे धोखे साफ साफ लिखे हुए थे। एक ही कलम की नोक से वो अपनी पूरी सल्तनत हार चुका था और जेल जाने का रास्ता साफ कर चुका था। आप जरूर सोच रहे होंगे कि कोई अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन, अपनी शादी के दिन को इंतकाम की आग में क्यों झोंक देगा। मैंने अपनी खुशियों को उसकी बर्बादी का मंच क्यों बनाया। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको उस अतीत में लौटना होगा जहां से इस नफरत की कहानी शुरू हुई थी। ये कहानी उस दिन से शुरू होती है जब मेरे पिता की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी और मेरे इसी भाई ने मुझे आधी रात को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया था। 20 साल पहले हमारे घर पर मौत का सन्नाटा पसरा था। पिताजी की 13वीं को बस एक ही दिन हुआ था और घर का हर कोना उनकी यादों से बोझिल था। मैं उनके कमरे में उनकी आराम कुर्सी के पास बैठी उनकी किताबों को सहला रही थी। वही किताबें थीं जिन्होंने मुझे कारोबार के गुर सिखाए थे। वही पिताजी थे जिन्होंने मुझ में एक बेटे से ज्यादा काबिलियत देखी थी। पर माँ और भाई की नजर में मैं हमेशा एक बोझ ही थी। पिताजी मेरी ढाल थे और उनके जाते ही मैंने हत्थी खद्दी थी। तभी रोहन कमरे में दाखिल हुआ। उसके पीछे पीछे माँ भी थी। रोहन के चेहरे पर अफसोस का कोई निशान नहीं था, बस एक अजीब सी जल्दबाजी थी, जैसे वो बरसों से इस दिन का इंतजार कर रहा हो। माँ ने नजरें चुराते हुए कहा, प्रिया बेटा, अब जो होना था हो गया। अब इस घर के फैसले रोहन लेगा, वही घर का बड्ढा है। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। माँ, पिताजी को गए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और आपको फैसलों की पड्डी है। रोहन एक जहरीली मुस्कान के साथ बोला, सही फैसले लेने का वक्त तो अब आया है। पिताजी ने तो हमेशा तुम्हें ही सिर पर चढ़ाकर रखा। कंपनी की मीटिंग में तुम्हें ले जाते, सारे दांव पेंच तुम्हें सिखाते, जैसे वारिस तुम हो, मैं नहीं। पर अब वो नहीं है। अब यहां मेरा राज चलेगा। उसकी आवाज में अधिकार नहीं, अहंकार था। उसने आगे बढ़कर मेरे हाथ से पिताजी की डायरी छीन ली। ये सब अब मेरे हवाले कर दो और सुनो, कल सुबह तक अपना सामान बांध लेना। मैं खद्दी हो गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक रही थी। सामान? कहाँ जाने के लिए? कहीं भी। वो चीखा, इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम एक लड्डेचकी हो, पराया धन। तुम्हारी शादी करके तुम्हें विदा करना था, पर पिताजी ने तुम्हें कारोबार में उलझा दिया। अब मैं वो गलती नहीं करूंगा। ये घर, ये जायदाद, ये कारोबार, सब कुछ सिर्फ मेरा है। उस रात मेरे सगे भाई ने मेरा हाथ पकड़ा कर मुझे घर के दरवाजे तक घसीटा। माँ एक कोने में खद्दी आंसू बहाने का नाटक करती रहीं, लेकिन उन्होंने उसे रोका नहीं। रोहन ने मेरा छोटा सा बैग बाहर गली में फेंका और मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। उस दरवाजे पर लगी कुंडी की आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। वो उस रात सिर्फ दरवाजा नहीं, बल्कि मेरे लिए परिवार और भरोसे के हर रिश्ते का अंत था।
मैं बारिश में भीगती हुई उस बंद दरवाजे को देखती रही और मैंने कसम खाई कि एक दिन मैं इस दहलीज पर वापस आऊंगी, मालिक बनकर। सड़कों पर बिताई वो पहली रात मेरे 20 सालों के नाजों भरे जीवन पर एक करारा तमाचा थी। जिस घर में मैं पैदा हुई, पली बड़ी, वो एक झटके में पराया हो गया था। मेरे पास न पैसे थे, न कोई ठिकाना। पहले कुछ दिन मंदिरों और रैन बसेरों में गुजरे। मैंने नौकरियां ढूंढने की कोशिश की, पर हर जगह मुझसे ऐसे सवाल पूछे जाते जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। दुनिया की नजर में मैं एक लाचार, बेसहारा लड़की थी। मेरे अंदर का दर्द और गुस्सा धीरे धीरे एक ठंडी, खामोश ताकत में बदल रहा था। तभी मुझे शर्मा जी का ख्याल आया। वो पिताजी की फैक्ट्री में सबसे पुराने और सबसे वफादार मैनेजर थे। पिताजी कहते थे, शर्मा जी सिर्फ कर्मचारी नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। मैं किसी तरह उनका पता ढूंढकर उनके छोटे से क्वार्टर पहुंची। मुझे उस हालत में देखकर वो फूट फूट कर रो पड़े। बिटिया रानी, आप ये क्या हाल बना रखा है? उस नालायक रोहन ने। उनकी आंखों में मेरे लिए चिंता और रोहन के लिए बेशुमार गुस्सा था। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे जाने के बाद रोहन कैसे कंपनी को अपनी अय्याशियों में लुटा रहा है। पुराने वफादार कर्मचारियों को निकालकर चापलूसों को भर रहा है। शर्मा जी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी की आत्मा ये सब देखकर तडीडीएचप रही होगी। वो हीरा और कोयले में फर्क करना नहीं जानता। उन्होंने मुझे अपने घर में पनाह दी और अपनी जमा पूंजी से कुछ पैसे निकालकर मेरे हाथ में रख दिए। मैंने पैसे लेने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझे पिताजी की कसम दी। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। पिताजी ने मुझे कपड़े के कारोबार की गहरी समझ दी थी। मैंने उन पैसों से एक पुरानी सिलाई मशीन खरीदी और कुछ कच्चा माल लिया। दिन रात एक करके मैंने नए डिजाइन बनाने शुरू कर दिए। मैं छोटे छोटे दुकानदारों के पास जाती, अपने डिजाइन दिखाती। कई बार दरवाजे मेरे मुंह पर बंद हुए, कई बार मेरा मजाक उड़ाया गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। और फिर एक दिन एक छोटे से बुटीक की मालकिन को मेरे डिजाइन पसंद आ गए। उन्होंने मुझे एक छोटा सा ऑनर दिया। वो रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन मेरे लिए वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी। वो सिर्फ एक ऑनर नहीं था, वो मेरे टूटे हुए आत्मसम्मान पर लगा पहला मरहम था। वो इस बात का सबूत था कि रोहन मुझसे मेरा घर छीन सकता था, लेकिन मेरा हुनर और मेरे पिता की दी हुई सीख नहीं। उसी दिन मैंने अपनी सल्तनत की पहली ईंट रखी थी। एक ऐसी सल्तनत जो एक दिन रोहन के झूठे साम्राज्य को धूल में मिला देने वाली थी। वो एक छोटा सा ऑर्डर, एक शुरुआत थी। उस शुरुआत को मैंने अपनी मेहनत, लगन और आंसुओं से सींचा। साल बीतते गए और मेरी छोटी सी कोशिश एक पहचान बन गई। मैंने अपनी कंपनी का नाम अदिति टेक्सटाइल्स रखा। अदिति यानी जिसकी कोई सीमा ना हो, जो कभी बंद कर ना रहे। मैंने अपना पूरा वजूद इस कंपनी में झोंक दिया था। मेरी छोटी सी वर्कशॉप एक बड़ी फैक्ट्री में तब्दील हो गई और जल्द ही अदिति टेक्सटाइल्स क्वालिटी और भरोसे का दूसरा नाम बन गया। मैंने पिताजी के उन सभी पुराने वफादार कर्मचारियों को ढूंढ निकाला जिन्हें रोहन ने एक एक करके निकाल दिया था। शर्मा जी को मैंने अपनी कंपनी का जनरल मैनेजर बनाया। हमने मिलकर सिर्फ एक कारोबार खड्डेदाहा नहीं किया, बल्कि एक परिवार बनाया था जहां हर किसी की इज्जत थी और हर किसी के काम का सम्मान था। लेकिन दुनिया के लिए मैं सिर्फ एक नाम थी। अदिति टेक्सटाइल्स की मालिक कौन है, कैसा दिखता है, ये कोई नहीं जानता था। मैंने जानबूझकर खुद को पर्दे के पीछे रखा। मेरा चेहरा मेरे इंतकाम के आखिरी दिन सामने आना था। दूसरी तरफ रोहन पिताजी की विरासत को मिट्टी में मिला रहा था। शर्मा जी के जरिए मुझे उसकी हर खबर मिलती थी। वो कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा था। उसने अपने शौक पूरे करने के लिए कंपनी की मशीनें बेच दी, जमीन का एक हिस्सा गिरवी रख दिया। वो एक डूबता हुआ जहाज था और उसका घमंडी कप्तान अपनी बर्बादी को किस्मत का खेल बता रहा था। 20 साल लग गए मुझे अपनी ताकत बनाने में। 20 साल तक मैंने अपनी नफरत की आग को ठंडा नहीं होने दिया। अब वक्त आ गया था उस आग में अपने दुश्मन को झोंकने का। मैंने अपने वकीलों की टीम के साथ मिलकर एक ऐसा कानूनी जाल बिछाया जिससे रोहन का बच निकलना नामुमकिन था। मैंने एक फर्जी विदेशी इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाई और उसके जरिए रोहन की बर्बाद होती कंपनी में पार्टनरशिप का एक प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव इतना शानदार था
कि रोहन जैसे डेस्परेट इंसान के लिए वो किसी वरदान से कम नहीं था। मैंने उसे कर्ज से मुक्ति, बेशुमार दौलत और अंतर्राष्ट्रीय बाजार का सपना दिखाया। वो एक भूखी मछली की तरह था और मैंने उसके आगे सोने का चारा डाल दिया था। मुझे खबर मिली कि प्रस्ताव मिलते ही रोहन ने अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि भगवान ने उसकी सुन ली। वो नादान नहीं जानता था कि ये भगवान की नहीं, बल्कि उस बहन की आवाज थी जिसे उसने 20 साल पहले मरने के लिए छोड़ बेच दिया था। रोहन ने चारा निगल लिया था। अब उसे जाल तक खींचकर लाने की बारी थी। मेरे वकीलों ने पार्टनरशिप के इतने कॉम्प्लिकेटेड दस्तावेज तैयार किए कि रोहन के आधे अधूरे पढ़े लिखे वकील भी चकरा गए। हर कागज में, हर क्लॉज में एक छिपा हुआ जाल था। वो जिस निवेश को अपनी कंपनी में ला रहा था, उसी की गारंटी के तौर पर अपनी बची खुची सारी संपत्ति, अपना घर, सब कुछ दांव पर लगा रहा था। वो हर दस्तखत के साथ अपनी बर्बादी की कहानी लिख रहा था और उसे लग रहा था कि वो अपनी किस्मत चमका रहा है। लेकिन मैं सिर्फ उसका कारोबार नहीं छीनना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो अपनी आंखों से देखे कि उसे किसने हराया है। मैं चाहती थी कि दुनिया के सामने उसका घमंड टूटे। इसके लिए मुझे एक मंच की जरूरत थी, एक ऐसा मौका जहां सबकी नजरें हम पर हों। और एक शादी से बेहतर मंच क्या हो सकता था। मैंने समाज में अपनी एक नई पहचान बनाई। अदिति। अदिति टेक्सटाइल्स की कामयाब लेकिन रहस्यमयी मालकिन। इसी दौरान मेरी जिंदगी में आकाश आए। वो मेरे एक बिजनेस पार्टनर थे, एक नेकदिल इंसान जो मेरे अतीत की पूरी कहानी जानते थे और मेरे इस इंतकाम में मेरे सबसे बड़े हमदर्द और साथी थे। हमने शादी करने का फैसला किया। ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, बल्कि मेरे न्याय की लड़ाई का एक अहम हिस्सा था। हमारी शादी की खबरें शहर के बिजनेस सर्कल में आग की तरह फैल गई। हमने एक आलीशान समारोह की तैयारी की और फिर मैंने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम किया। मैंने रोहन को अपनी शादी का कार्ड भेजा। एक खूबसूरत, महंगा कार्ड जिस पर मेरा नाम अदिति लिखा था। प्रिया का कोई जिक्र नहीं था। मुझे पता था कि वो जरूर आएगा। पहला, तो वो ये देखने के लिए मरा जा रहा होगा कि अदिति कौन है। दूसरा, अपनी नई विदेशी पार्टनरशिप के बाद वो अपनी झूठी कामयाबी का दिखावा करने का कोई मौका नहीं छोड़ देता। कुछ ही दिनों में उसका जवाब आ गया। वो शादी में शरीक होगा। जिस दिन उसका जवाब आया, मेरे दिल में कोई घबराहट नहीं थी। 20 साल के इंतजार ने मेरे सारे डर खत्म कर दिए थे। मैंने अपनी शादी के जोदे का ऑर्डर दिया और साथ ही अपने वकीलों को वो आखिरी कागजात तैयार करने को कहा। हमने डील की आखिरी फॉर्मेलिटी और फंड ट्रांसफर का दिन जानबूझकर मेरी शादी का दिन ही रखा। रोहन को बताया गया कि विदेशी पार्टनर्स का शेड्यूल बहुत टाइट है और वो खास तौर पर मेरी शादी के दिन आकर इस डील को अंतिम रूप देकर मुझे सम्मान देना चाहते हैं। वो खुशी खुशी मान गया। मेहमानों को न्योता जा चुका था, मंच सज चुका था और मेरा शिकार अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए खुद अपनी बर्बादी की दावत में चला आ रहा था। और फिर शादी का दिन आ गया। हॉल मेहमानों से खचाखच भरा था। देश के बड्डे बड्डे उद्योगपति, शहर के नामी लोग सब वहां मौजूद थे। हर तरफ शानो शौकत का दिखावा था, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ एक जंग का मैदान था जिसे मैंने खुद सजाया था। जब मैंने दुल्हन के लिबास में हॉल में कदम रखा तो सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। आकाश मेरे पास आए, मेरा हाथ थामा और हौले से कहा, समय आ गया है अदिति। तभी मैंने रोहन को देखा। वो किसी विजेता की तरह शान से चलता हुआ आ रहा था। उसने एक महंगा सूट पहना था और उसके चेहरे पर वही घमंड था जो मैंने 20 साल पहले अपने घर की दहलीज पर देखा था। वो अपने नए विदेशी पार्टनर्स से मिलने आया था। वो दुनिया को अपनी कामयाबी का किस्सा सुनाने आया था। एक मैनेजर ने उसे उस खास मेज की तरफ जाने का इशारा किया जहां आखिरी डील साइन होनी थी। वो मेरी तरफ पीठ करके खड़ा था। मैं धीरे धीरे चलकर उसके ठीक पीछे पहुंची। मैंने अपनी आवाज को जितना हो सके उतना शांत रखते हुए कहा, शादी में आने के लिए शुक्रिया भाई। भाई शब्द सुनकर वो चौंक कर पलटा। उसकी आंखें पहले हैरानी से चौधी हुईं, फिर उनमें अविश्वास भरा और फिर एक गहरा डर। उसके मुंह से सिर्फ एक नाम निकला, प्रिया, तुम। मैंने एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया,
प्रिया तो उसी रात मर गई थी जिसे तुमने घर से निकाल दिया था। मैं अदिति हूं। उसका चेहरा सफेद पड्डी एच गया। उसकी नजरें मेज पर रखे कागजात पर गईं, फिर मुझ पर, फिर हॉल में मौजूद मेहमानों पर। उसे एक पल में पूरा जाल समझ में आ गया। वो कुछ बोलना चाहता था, चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस गई। मैंने आगे बढ़कर कहा, तुम्हारे वो विदेशी पार्टनर्स कहीं नहीं है रोहन। वो फर्जी कंपनी मेरी थी। वो पार्टनरशिप का प्रस्ताव मेरा बिछाया हुआ जाल था। तुमने जो कुछ भी साइन किया है, उसके बदले तुमने अपनी हर चीज मेरे नाम गिरवी रख दी है। मैंने उस आखिरी दस्तावेज की तरफ इशारा किया। और ये तुम्हारा इकबालनामा है। इस पर दस्तखत करो और चुपचाप यहां से चले जाओ। पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। या फिर मैं अभी इसी वक्त स्टेज पर जाकर सबको बता दूं कि शर्मा ग्रुप ओएनएफ इंडस्ट्रीज का मालिक एक धोखेबाज और फरेबी इंसान है, जिसने अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद की है। फैसला तुम्हारा है, इज्जत से बर्बाद होना है या जलील होकर। जिस दिन उसका जवाब आया, मेरे दिल में कोई घबराहट नहीं थी। 20 साल के इंतजार ने मेरे सारे डर खत्म कर दिए थे। मैंने अपनी शादी के जोदे का ऑर्डर दिया और साथ ही अपने वकीलों को वो आखिरी कागजात तैयार करने को कहा। हमने डील की आखिरी फॉर्मेलिटी और फंड ट्रांसफर का दिन जानबूझकर मेरी शादी का दिन ही रखा। रोहन को बताया गया कि विदेशी पार्टनर्स का शेड्यूल बहुत टाइट है और वो खास तौर पर मेरी शादी के दिन आकर इस डील को अंतिम रूप देकर मुझे सम्मान देना चाहते हैं। वो खुशी खुशी मान गया। मेहमानों को न्योता जा चुका था, मंच सज चुका था और मेरा शिकार अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए खुद अपनी बर्बादी की दावत में चला आ रहा था। और फिर शादी का दिन आ गया। हॉल मेहमानों से खचाखच भरा था। देश के बद्दे बद्दे उद्योगपति, शहर के नामी लोग सब वहां मौजूद थे। हर तरफ शानो शौकत का दिखावा था, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ एक जंग का मैदान था जिसे मैंने खुद सजाया था। जब मैंने दुल्हन के लिबास में हॉल में कदम रखा तो सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। आकाश मेरे पास आए, मेरा हाथ थामा और हौले से कहा, समय आ गया है अदिति। तभी मैंने रोहन को देखा। वो किसी विजेता की तरह शान से चलता हुआ आ रहा था। उसने एक महंगा सूट पहना था और उसके चेहरे पर वही घमंड था जो मैंने 20 साल पहले अपने घर की दहलीज पर देखा था। वो अपने नए विदेशी पार्टनर्स से मिलने आया था। वो दुनिया को अपनी कामयाबी का किस्सा सुनाने आया था। एक मैनेजर ने उसे उस खास मेज की तरफ जाने का इशारा किया जहां आखिरी डील साइन होनी थी। वो मेरी तरफ पीठ करके खड़ा था। मैं धीरे धीरे चलकर उसके ठीक पीछे पहुंची। मैंने अपनी आवाज को जितना हो सके उतना शांत रखते हुए कहा, शादी में आने के लिए शुक्रिया भाई। भाई शब्द सुनकर वो चौंक कर पलटा। उसकी आंखें पहले हैरानी से चौधी हुईं, फिर उनमें अविश्वास भरा और फिर एक गहरा डर। उसके मुंह से सिर्फ एक नाम निकला, प्रिया। तुम? मैंने एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, प्रिया तो उसी रात मर गई थी जिसे तुमने घर से निकाल दिया था। मैं अदिति हूं। उसका चेहरा सफेद पड्डी एच गया। उसकी नजरें मेज पर रखे कागजात पर गईं, फिर मुझ पर, फिर हॉल में मौजूद मेहमानों पर। उसे एक पल में पूरा जाल समझ में आ गया। वो कुछ बोलना चाहता था, चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस गई। मैंने आगे बढ़कर कहा, तुम्हारे वो विदेशी पार्टनर्स कहीं नहीं है रोहन। वो फर्जी कंपनी मेरी थी। वो पार्टनरशिप का प्रस्ताव मेरा बिछाया हुआ जाल था। तुमने जो कुछ भी साइन किया है, उसके बदले तुमने अपनी हर चीज मेरे नाम गिरवी रख दी है। मैंने उस आखिरी दस्तावेज की तरफ इशारा किया। और ये तुम्हारा इकबालनामा है। इस पर दस्तखत करो और चुपचाप यहां से चले जाओ। पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। या फिर मैं अभी इसी वक्त स्टेज पर जाकर सबको बता दूं कि शर्मा ग्रुप ओएनएफ इंडस्ट्रीज का मालिक एक धोखेबाज और फरेबी इंसान है, जिसने अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद की है। फैसला तुम्हारा है, इज्जत से बर्बाद होना है या जलील होकर। उसकी आंखों में आंसू और नफरत एक साथ तैर रहे थे। वो चारों तरफ से घिर चुका था। कांपते हुए कूदमों से वो मेज की तरफ बढ़ा। मेहमानों को लगा कि ये शादी की कोई रस्म है। सब मुस्कुराकर देख रहे थे। उसने कांपते हाथों से कलम उठाई और उन कागजों पर दस्तखत कर दिए। उस एक दस्तखत के साथ 20 साल का मेरा वनवास खत्म हो गया था। उस एक दस्तखत के साथ
मेरे पिता की आत्मा को इंसाफ मिल गया था। जैसे ही रोहन की कलम कागज से हटी, मेरे वकील, जो मेहमान बनकर खदी दिए थे, तुरंत आगे बढ़े और उन्होंने वो दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए। उसी पल हॉल के बड्ढे दरवाजे खुले और पुलिस की एक टीम अंदर दाखिल हुई। शादी की शहनाई अचानक बंद हो गई। मेहमानों की खिलखिलाहटें एक गहरे, हैरान कर देने वाले सन्नाटे में बदल गईं। सब अपनी जगह पर खड्डे हो गए, ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। रोहन ने पुलिस को देखते ही हिम्मत छोड़ दी। वो कुर्सी पर ढेर हो गया। उसका चेहरा आंसुओं और पसीने से भीगा हुआ था। तभी मेरी मां भिद्द को चीरती हुई आगे आईं। वो चीख रही थीं, ये क्या हो रहा है? तुम लोग मेरे बेटे को हाथ नहीं लगा सकते। तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं। वो रोहन के सामने एक ढाल बनकर खड़ी हो गई। मैंने माइक उठाया। मेरी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। इन्हें कोई कुछ नहीं करेगा। इन्होंने अपना फैसला खुद लिख दिया है। मैंने अपनी मां की आंखों में झांका। और आप, मां, क्या आपको याद है 20 साल पहले की वो बारिश की रात, जब आपका यही बेटा आपकी बेटी को घर से बाहर फेंक रहा था? तब आप एक कोने में चुपचाप खड्डी थीं। एक शब्द नहीं कहा आपने। आपके लिए आपकी बेटी से ज्यादा आपके बेटे का घमंड जरूरी था। मेरी आवाज सुनकर मां पत्थर हो गईं। उन्होंने पहली बार मुझे गौर से देखा और उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, प्रिया। हाँ मां, प्रिया, जिसे आप सबने मिलकर मार दिया था, वो आज इंसाफ लेने लौटी है। मैंने जवाब दिया। इस इंसान ने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया, इसने पिताजी की मेहनत को बर्बाद किया, कर्मचारियों का हैक मारा और बैंक के साथ फ्रॉड किया। ये रहे सबूत और ये रहा इसका इकबालनामा, जिस पर इसने अभी अभी आप सबके सामने दस्तखत किए हैं। पुलिस आगे बढ़ी और उन्होंने रोहन को हथकड़ियां पहना दी। वो अब लड्डी एच नहीं रहा था, बस खाली नजरों से मुझे घूर रहा था। मेरी मां वहीं जमीन पर बैठकर बिलखने लगी। मेहमानों के बीच कानाफूसी का शोर था। उनकी नजरों में मेरे लिए हैरानी, हमदर्दी और सम्मान था। इंतकाम की आग इंसान को जला देती है, पर इंसाफ का सुकून आत्मा को शांति देता है। आज मैंने सिर्फ अपनी जायदाद वापस नहीं ली थी, बल्कि अपने पिता के नाम पर लगे हर दाग को धो दिया था। आकाश ने मेरा हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में मेरे लिए गर्व था। मैंने हॉल में लगी पिताजी की तस्वीर की तरफ देखा और मेरी आंखों से एक आंसू बह निकला। ये दूह का नहीं, 20 साल के बोझ के उतर जाने का आंसू था।